सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत है मंजरी। और भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी श्रोताओं का भाई हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और ढेर सारी मिठाइयों का संग स्वागत करते हैं। छोटी दीपावली है, बिल्कुल छोटी दीपावली है तो खूब सारे नमकीन से भी स्वागत करते हैं। आपने मिठाई से कर दिया तो हमने नमकीन से कर दिया। तो भाई ये तो होती है मन की गर्म जोशी कि हम कितने खुश होते हैं। त्योहार आता है, लेकिन मंजरी एक बात है ना, जब त्योहारों पर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं यानी श्रोताओं से मिलते हैं तो हमारा त्योहार और अच्छा हो जाता है ना। अच्छा हो जाता है क्योंकि बस यादों में लगता है कि अगर हम याद करें तो लगेगा वो पास आ गए हैं। अगर वो कहीं बाई चांस सामने आ जाएं तो फिर तो बस पूछे मत, क्या क्या मन करने लगता है कि कैसे उनका स्वागत करें, सत्कार करें। तो यानी कि आज जो हमारे खास तौर से ये विषय भी है ना मंजरी कि किस तरह से प्रेम और सद्भाव स्वागत में हो, ये सब चाहते भी हैं और कैसे उसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो कितना ही मजा आ जाएगा। जो आएगा जिसका स्वागत हम करेंगे वो कितना खुश हो जाएगा। और वहीं दीपावली में हम कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर ख्याल रखेंगे तो हमारा त्योहार जो है बहुत मजे से गुजरेगा। जी, और आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी अन्नपूर्णा महाराणा के बारे में। और शाइना एनसी के साथ सुनेंगे कार्यक्रम धारावाहिक नेत्री, जिसमें आज हम राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की बातचीत सुनेंगे और प्रस्तुत करेंगे शाइना एनसी। तो ये का धारावाहिक तो हम सुनेंगे ही और प्यारे प्यारे गीत सुनेंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि अब सुन ही लेते हैं जब आपने इशारा कर ही दिया है। क्या बात है, चलो तो मतलब यूं कह सकते हैं। हाँ, आप क्या कह रही थी? ये हम कह रहे थे कि भाई अपना अपना अंदाज है, हम आपका स्वागत अपने श्रोताओं का गीत से कर देते हैं। लागे मेले रंगों के, कदम कदम पे चले हैं।
भाई देखो मंजरी, हमारे सब साथियों ने बड़े अच्छे ढंग से हमें शुभकामनाएं दी हैं, स्वागत किया है, तो अच्छा तो लगता है ना। लेकिन हमारे एक साथी ने बहुत प्यारा लिखा है कि विविध भारती परिवार व साथी श्रोताओं को नमस्कार, दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। विविध भारती से हमारे दिन की शुरुआत होती है, सारा दिन हम आप सबके साथ ही बिताते हैं, हर त्योहार पर आपका साथ रहता है, घर के एक सदस्य की तरह ही लगती है विविध भारती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी और हमें भी ऐसा एहसास होता है जब हम यहाँ पर होते हैं तो लगता है सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और जुड़े ही हैं, और वैसे लगता नहीं कि हमारा परिवार कितना बड़ा है, बहुत कितना विशाल और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे जो भी परिवार में सदस्य हैं उन सबका भी परिवार उतना ही बड़ा है। तो बड़ा सा कुटुंब हो तो मजा तो आता ही है, और त्योहार पर खास तौर से बिल्कुल रौनकें बढ़ जाती हैं। सब मिलकर जब तैयारी करते हैं, बच्चे अपने पटाखों की तैयारी में लगे हैं कि भाई क्या क्या जलाना है, और महिलाएं जो हैं वो घर के कामों में लगी हैं, घर की सजावट है, सब चीज की हम तैयारी करते हैं, और हम अपने साथ साथ अपने श्रोताओं से मिलने की भी तो तैयारी करते हैं ना। तो आज हम तैयारी करके आए हैं क्योंकि आज ही जन्मदिन है अन्नपूर्णा महाराणा जी का। अन्नपूर्णा महाराणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, और साथ साथ गांधी जी के बहुत करीब थी, इसलिए सामाजिक और महिला अधिकार कार्यकर्ता भी रहीं। जी, और आपका जन्म 3 नवंबर यानी आज के दिन ही सन 1917 को उड़ीसा में राम देवी और गोपा बंधु चौधरी के घर द्वितीय संतान के मतलब दूसरे संतान के रूप में हुआ था, और माता पिता भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। अन्नपूर्णा ने भी 14 वर्ष की उम्र से ही स्वतंत्रता के लिए प्रचार शुरू कर दिया था और गांधी जी की वे समर्थक बन गई। वे चुन्नी आपा के नाम से भी जानी जाने लगी थी। क्या बात है। और उनके पिता गोपा बंधु चौधरी ब्रिटिश सरकार में मजिस्ट्रेट थे। अपना उनका रुतबा था, परंतु गांधी जी के आह्वान पर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्होंने, और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए, या यूं कहें कि अपना पूरा जीवन उन्होंने उसी में समर्पित कर दिया। और इस तरह से अपने पिता के कार्यों से जाहिर है कि अन्नपूर्णा जी भी प्रभावित हुई और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ी। उन्होंने वानर सेना में अपना योगदान दिया, जो बच्चों की एक ब्रिगेड थी, और उस वक्त की पार्टी की जो भी मदद जरूरत होती थी वो करती थी। जी, और सन 1930 में नमक आंदोलन के समय पहली बार गिरफ्तार हुई और वे इस दौरान 6 महीने जेल में भी रहीं, और सन 1931 में बहुत ही युवा आंदोलनकारी के रूप में अन्नपूर्णा ने कराची में हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में भाग लिया। बहुत बड़ी बात है, और बहुत सक्रिय सदस्य रही मंजरी। हर कॉन्फ्रेंस में वो भाग लेती थीं, और जाहिर है कि उनको पिता से विरासत में ये सब कुछ मिला था। 1934 से लेकर 1938 में कोऑर्डिनेटर के रूप में उड़ीसा में प्रतिनिधित्व किया, और 1934 में ही गांधी जी के नेतृत्व में पुरी से लेकर भद्रक तक जो एक पदयात्रा निकली थी उसमें ये पूरे जोश के साथ चली थी। बिल्कुल। और सन 1942 में वे फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय वापस गिरफ्तार हुई। गांधी जी के साथ 180 किलोमीटर मार्च कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी इन्होंने, और सन 1942 से 1944 तक ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उड़ीसा के कटक जेल में बंद कर दिया था, और कारावास के दौरान ही उन्होंने आजीवन गरीबों की सेवा करने का प्रण ले लिया था। बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ इसीलिए तो आज़ादी के बाद महिलाओं और वो बच्चों की आवाज़ बनी। उनके अधिकारों हितों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। आदिवासी बच्चों के लिए काम किया। उड़ीसा के रायगढ़ जिले में एक स्कूल खोला उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए। और अन्नपूर्णा जी विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन का भी हिस्सा बनी। चंबल घाटी के जो डकैत थे उनके समर्पण पुनर्वास के लिए भी बहुत काम किया, जिससे वे मतलब ये कार्य छोड़कर परिवार के साथ वापस लौट सकें और एक सामान्य आम जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अलावा उन्होंने गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे के हिंदी लेखों को उड़िया भाषा में भी अनुवादित किया, जो उनके लेख थे। उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सन 2012 को अन्नपूर्णा को मानद उपाधि से सम्मानित किया, और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने अपनी मां रमा देवी चौधरी के ग्राम सेवा प्रेस द्वारा प्रकाशित अखबार की मदद से विरोध जताया।
सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1964 के राउरकेला सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्होंने शांति दूत की भूमिका भी निभाई। बहुत बड़ी बात है ना मंजरी। अब ये लगता है ना कि उनकी माँ भी कितनी सक्षम थी, या यूं कहें कि दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि उस जमाने में रामदेवी चौधरी जो इनकी माँ थी, उन्होंने अखबार मतलब प्रेस के द्वारा इस तरह से काम किया। बड़े कहना चाहिए हिम्मत की बात है, साहस की बात है ना। और उन्होंने चंबल दस्यु समर्पण के अनुभवों पर दस्यु हृदयारा देवता लिखी ये किताब, अमृता अनुभव विनोबा भावे के विचारों पर लिखी, और उन्होंने कई और भी किताबें लिखी। अन्नपूर्णा ने शरद चंद्र महाराणा से सन 1942 में विवाह किया और उनके 2 बच्चे कर्मदेव महाराणा और ज्ञानदेव हुए। अन्नपूर्णा महाराणा 31 दिसंबर सन 2012 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई। और लगता नहीं कि मतलब उनको शत शत नमन करने के लिए स्वयं सिर झुक जाता है। कितने काम उन्होंने किए, समाज सेवा और देशभक्ति की जो बेमिसाल एक तरह से उदाहरण बनी, और उसके साथ साथ लेख किए, अनुवाद किए। और बच्चों और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे स्कूल खोला उन्होंने। तो मतलब कहना चाहिए वो समाज के प्रति और पूरे अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित महिला थी। और एक तरह से मतलब ये कहना चाहिए वहीं पर केवल यही नहीं, उन्होंने चंबल में उन लोगों के पुनर्वास और उनके आत्मसमर्पण की बात की। तो मतलब कहना चाहिए समाज के हर क्षेत्र का उन्होंने ध्यान रखा और कोशिश की कि सब कुछ अच्छा चले, है ना। तो अच्छा चलने की बात है। तो हम नेत्री धारावाहिक तो सुनवाएंगे मंजरी, और उसमें आज जिसे प्रस्तुत कर रही है शाइना एनसी। तो क्यों ना उसके पहले गीत सुन लें और उसके बाद सुनते हैं नेत्री धारावाहिक। जी। बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। नगु में चुरा कर लाई हूँ, नगु में चुरा कर लाई हूँ।
प्यारा सा गीत था। बिल्कुल, बहुत प्यारा सा गीत। और हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ लिख कर भेजा है। जब हम सावधानी की बात करते हैं तो हर कोई, किसी का ध्यान इसी तरफ जाता है कि बस पटाखों से सावधानी रखनी है। तो भाई पटाखों के बारे में लोगों ने लिखा है कि भाई बहनों को शुभकामनाएं इन्होंने दिया है। और वहीं लिख रहे हैं कि दीपावली पर सावधानी की बात है तो ऐसे पटाखे न जलाएं जिससे वायु प्रदूषण बढ़े, साथ नुकसानदायी पटाखे से अपनों को और बच्चों को सुरक्षित रखिए। एक और खास बात है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो इससे जुड़े जो सभी प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन करते हुए सावधानी भी बरतें, है ना। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम और भी कमेंट्स पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं और अभी लिखेंगे भी। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं धारावाहिक नेत्री शाइना एनसी के साथ। खेल हो या अभिनय या फिर राजनीति, महिलाओं ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है और बुलंद हौसलों के साथ देश की सेवा में लगी हुई है। लेकिन आज भी हमारे समाज महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, जिसके चलते महिलाओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है रूपा गांगुली जी, जो कि राज्यसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चर्चा शुरू करने से पहले इनकी जीवन के अब तक के सफर की एक झलक। अभिनेत्री से राजनेता बनी रूपा गांगुली राज्यसभा में सांसद हैं। 2015 में रूपा गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें महिला मोर्चा के राज्य शाखा की अध्यक्षा बनाया गया। रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट कल्याणी में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री कोलकाता के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से प्राप्त की। एक्टिंग करियर की शुरुआत विजय चटर्जी की शॉर्ट हिंदी फिल्म निरुपमा से 1986 में हुई। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कथा देना पावना पर आधारित थी। अभिनय के क्षेत्र में बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, साथ ही 2011 में उन्हें फिल्म ओवोशेशे के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। रूपा गांगुली के लिए पौराणिक टीवी श्रृंखला महाभारत में द्रौपदी की भूमिका एक मील का पत्थर साबित हुई। वे एक अभिनेत्री, पार्श्व गायिका, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ हैं। रूपा गांगुली का सफर काफी दिलचस्प रहा, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। स्वागत है आपका रूपा जी। नेत्री का लक्ष्य है कि वो महिला सांसद जो आज इतना संघर्ष करके पार्लियामेंट यानी कि टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में हमें रिप्रेजेंट करती है। आपको क्या बचपन से ही पता था कि आपको राजनीति में आना है, या बचपन कैसा रहा आपका? मेरे घर में, परिवार में दूर दूर से राजनीति से किसी का कोई संबंध नहीं रहा। मतलब मैं जब फिल्मों में आई तब भी सारे परिवार वाले सब चौंक गए थे, नाराज भी हो गए थे। सबने कहा कि ये क्या कर रही हो। और जब मैं राजनीति में आई, मतलब सक्सेसफुल कुछ 25-30 साल था मेरा फिल्मों में, टेलीविज़न में। तो उसके बाद भी जब मैंने मन बनाई थी कि मैं राजनीति ज्वाइन करूंगी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगी, तो घर में सब लोग ऐसे, राजनीति, तुम
मतलब ये कैसे करोगी? मेरे सारे दोस्त लोगों ने मुझ पर मजाक उड़ाए, बहुत हंसी तमाशा हुआ। बचपन में आपकी पढ़ाई में आपको रुचि थी या फिर कल्चरल सेक्टर्स में ज्यादा? नहीं, एक्चुअली बचपन कुछ और था। हम लोग उद्वास्तु परिवार के हैं। तो उद्वास्तु में क्या होता है ना, जब आप बचपन से ही जानते हो कि पिता माता जो हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो ना घर है ना वार है, कहाँ रहेंगे कुछ नहीं पता। तो आज कभी यहाँ, कल कभी वहाँ। मतलब मैंने तो सुना था कि मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों ही पार्टीशन के समय आ गए थे जी। और उसके बाद वो दोनों मिले अलग अलग परिवार से जी। जब बड़े हुए तो मिले। और मेरे जो अंकल थे उनका दोस्ती था मेरे पिताजी के परिवार के साथ, माताजी के आपस में परिचय था, तो वही मिले। और बाद में शादी वादी की बात हुई, तो हम सब अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे रहा। तो कभी किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। तो एक कमरे में बहुत नोमैडिक था। हाँ, इट वाज अ बोहेमियन लाइफ। एब्सोल्युटली। और उसमें भी मेरे पिताजी के परिवार में सारे लोग एक कमरे में रहते हुए भी सारे लोग इंजीनियर में और डॉक्टर में, पढ़ाई में एकदम बैठ गए थे। पढ़ाई में मन तो हमेशा ही था जी। और वही एक लक्ष्य था कि एक छत, एक छत चाहिए मुझे, मेरे पिता माता के लिए एक छत, पिता माता के लिए घर चाहिए जी। तो उसी में लगे हुए थे। तो बचपन से घर खरीदने का बड़ा शौक पैदा हो गया। तो बाद में पिताजी को रूपा जी, सुना है कि एक शादी के कार्यक्रम में आप मिले थे बिजॉय चैटर्जी जी से और उन्होंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर के निरुपमा का किरदार के लिए उन्होंने आपको एक ऑफर दिया। क्या ये सत्य है और आपने ऐसे ही शुरुआत की या कोई अलग एक कहानी है? यही सत्य है। वो मेरे रिश्तेदार थे दूर के। तो आई थिंक मैं कुछ क्लास 11-12 ऐसा कुछ मैं पढ़ती थी उस वक्त, मुझे याद है। और मैंने, आपको आश्चर्य होगा, मैंने ये पहली बात तो एक सीरियल करना है, टेलीविजन में कुछ काम करना है, कैमरा फेस करना है, वो तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था। घर में दूर दूर से कोई कुछ नहीं था इसमें। और उसके बाद जब मुझे ये स्टोरी उन्होंने सुनाया, तो ये तो पढ़ा हुआ हम लोगों का निरुपमा, तो बंगाल में ये बड़े चर्चित सब्जेक्ट है। तो शॉर्ट स्टोरीज में आता है, स्कूल लेवल में पढ़ा था हमने। तो मैंने ये इसको हाँ बोल दिया तुरंत। मैं राजी हो गई क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही ऐसा था। वहां पे कहा जाता है कि पिताजी, एक गरीब घर के पिताजी, वो उनके बेटी का शादी कराना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। उनको दहेज दे नहीं पाए थे और दहेज ना देने की वजह से वो बेटी को जो तकलीफ होती थी घर पर, वो सामना करना पड़ रहा था पिताजी का। और मुझे याद है, मैं जब छोटी थी, मैं एकदम बहुत बड़ों की बात होती थी, तो मैंने अपनी माँ से एक दिन कहा था कि माँ, मुझे शादी कभी नहीं कराना, क्योंकि दहेज नहीं देना, दहेज कभी नहीं देना। 1986 में आपने एक्टिंग की शुरुआत की, बहुत सारे बंगाली सीरियल्स आपको मिले और उसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने आपको महाभारत में द्रौपदी का रोल दिया। तो ये पूरा जो सफर रहा, इसके बारे में बताएं। वो जब 86 में एक बड़ा सा घटना है, मज़ेदार, आपको अच्छा लगेगा। मैं कॉलेज में जा रही थी, जोगमाया देवी कॉलेज में मैं पढ़ती थी। तो वो मॉर्निंग कॉलेज था और मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ने का मैंने इसलिए चुना था मॉर्निंग कॉलेज लेना, ताकि वो दिन भर मुझे ट्यूशन करने का मौका मिल जाएगा और मैं बच्चों को पढ़ा लूँगी। उससे मेरा पढ़ाई का, आने जाने का खर्चा भी निकल घर का सारा, वो मेरा थोड़ा हाथ खर्च वो सब मिल जाएगा, तो टिफिन वगैरह का। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग कॉलेज चुना था। तो एक बहुत बड़ा सा फिल्म पर्सनालिटी है, हस्ती है बिल्कुल लेजेंडरी, मृणाल सेन। तो मृणाल सेन जी के एक असिस्टेंट मुझे एक दिन बस में मिल गया सुबह। तो 6 बजे का पहला क्लास होता था, तो मैं 5:45 तक बस में मिले वो, और वो खाली बस होता ना, तो ऐसे बैठे थे और बहुत देर से घूर रहे थे
मैं बचपन से ऐसे, मतलब कोई अगर ऐसे घुड़ेगा, कुछ उल्टा सीधा शक्ल करके देखेगा तो मेरा ऐसे मुट्ठी सीधा हो जाता था, ऐसे तैयार हो जाती थी मुट्ठी, तैयार हो जाती थी। हाँ हाँ। तो वो आदमी बहुत घूर रहा था। उसके बाद मैं बस से उतरी मेरे कॉलेज के सामने, तो वो भी आ गया, ऐसे आके बात करने लगा कि आपका नाम क्या है। मैंने ऐसे सीधा, क्या क्या बात है, किस लिए पीछा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपको मृणाल सेन जी है ना, वो एक फिल्म बना रहे हैं, आप तो जानते हैं। हाँ जानते हैं। तो आप एक रोल करेंगी? हाउ द है, तो ऐसे डर के, नहीं नहीं, मैंने पिटवाऊं? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। सो बाद में उन्हीं मृणाल सेन जी का ही मुझे एक रोल करने का मौका मिला, और उसके बाद ही विजयाचार्य जी से मेरी मुलाकात हुई। और मुझे कभी कभी हंसती रहती हूँ मैं, सब बचपन के, आज आपकी बातों से सब याद आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन द्रौपदी का रोल चुनौतीपूर्ण था? हाँ, वो भी एक मजेदार घटना। जूही चावला ने मना कर दिया था। अच्छा। और जूही चावला जी ने जब मना कर दिया था, मुझे कभी भी ऐसे टेलीविजन, फिल्म, किसी चीज में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तब तक तो मैं काम में लग गई थी, एक आध सीरियल कर रही थी बंगाल में, और एक जिससे मैंने काम शुरू किया था वो निरुपमा। उसके बाद एक दिल्ली में एक बहुत अच्छा सा प्रोड्यूसर थे, उनके साथ मैंने गणदेवता बोल के एक हिंदी सीरियल की थी जी। तो बी आर चोपड़ा जी का वो जो निकला था न्यूज़पेपर में और बड़े बड़े बंगाल के फेमस मैगजीन्स में, तो हम बहन लोग सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, यार रूपा तू भी चली जा। बोले क्या मजाक कर रहे हो, मैं कहाँ बॉम्बे चली जाऊँ। तो अचानक उस वक्त लैंडलाइन हुआ करता था जी, और लैंडलाइन बहुत खराब हुआ रहता था, हमेशा ही खराब हुआ रहता था। तो घर में एक प्रोड्यूसर आए बंगाल के, उन्होंने कहा कि आपके लिए एक चिट्ठी है, आपको बुलाया गया है, प्लीज एक बार आइए। तो मतलब मुझे किसी ने कभी स्टूडियो में बुलाया नहीं है। जिनको भी मुझे काम देना होता था घर आया करते थे, और मैं कभी किसी से मिलने नहीं जाती थी खास। तो मैं परिचित थी तो मैं मिलने गई, तो उन्होंने बोला महाभारत के लिए द्रौपदी के किरदार के लिए आपको बुला रहे हैं। सुना है कि द्रौपदी के रोल में जब चीरहरण होता है तब आपने बहुत, आपके आंखों में जितने आंसू आए वो सच एक इमोशन भी था, और वो इमोशन के साथ साथ आपने वो किरदार को जिस ढंग से निभाया। मैं आपको बता दूं कि हमारे दूरदर्शन पे जब महाभारत चलती है तो कोविड के समय टीआरपीज विश्व भर में नंबर 1 पे था। थैंक यू, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए, एक तो जो ट्रेन्ड एक्टर नहीं होते, एक्टिंग दो किस्म के होते हैं, ट्रेन्ड एक्टर नहीं हो तो वो उसको टेक्निकल बहुत सारा चीज काम करते करते सीखना पड़ता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, काम करते करते सीखा मैंने। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, हमारे पास उस जमाने में बहुत गुणी जो टेक्नीशियंस हुआ करते थे, जो लाइटमैन हुआ करते थे, जो डायरेक्टर्स, वो बड़े सिखाते थे, जतन से सिखाते थे। आप जो सवाल कर रही थी वो है वो वस्त्रहरण चीरहरण के समय की जो रोना, वो सच है। क्योंकि मुझे वो एहसास हो रहा था कि कोई अगर औरत के कोई कपड़े छीने जाते हैं, वो जो उनकी जो हालत होती है उस वक्त, वो अगर आप देखो, और इतने सारे लोग, वो सच में ही इतने सारे लोग फ्लोर पे थे। तो जब इतने सारे लोग फ्लोर पर हैं, सबके सामने आपके वस्त्र उतारने की कोशिश हो रही है, और कोई एक कृष्ण भगवान, और मैं एक्चुअली कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, मैं माँ काली की भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, और कृष्ण भगवान की बड़ी भक्त हूँ। तो मुझे वो हाय कृष्ण बोलने में, मुझे आज भी मैं देखो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो वो मैं मन ही से बोल रही थी, मैं भक्ति से ही बोल रही थी। वो आपकी भक्ति और श्रद्धा है। हाँ, शायद उसी से वो देखने में इतना मतलब प्योर लगा। आपको इतने सारे नेशनल अवार्ड्स मिले, लेकिन आप एक प्लेबैक सिंगर भी हैं, आप बहुत अच्छा क्लासिकल डांस भी करती है। तो ये मल्टी टैलेंटेड जो रूपा गांगुली है, इनके अलग अलग कितने हॉबीज हैं? हॉबीज तो बहुत सारे हैं,
मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। मैं रैली ड्राइव किया करती थी। ये भी आपने एक स्टीरियोटाइप को तोड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि महिला अच्छा गाड़ी नहीं चलाती है, आपने वो भी कर दिखाया। वो गाड़ी चलाना और घोड़ा हॉर्स राइडिंग भी मेरा बहुत शौक था, तो वो सब अब सीखने का मौका आता है तो कर लेना चाहिए। रूपा जी, आप राजनीति में कैसे आए और क्यों आए, और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? राजनीति में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैं महाभारत के किरदार निभा रही थी और कुछ साल मैं 2-4 साल मैं बॉम्बे में रही और मैं हर बार कलकत्ता चली आती थी, बिकॉज मुझे अपने राज्य से, अपने शहर से बड़ा ज़्यादा ही लगाव था। कई बार मुझे विदेश में, जैसे अमेरिका में कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए इनविटेशन मिला था, कोई लंबा सीरीज़ करने का, फिर भी मैं नहीं गई। मुझे लगता था कि मैं बंगाल छोड़ के ज़्यादा दूर तक रह नहीं सकती। आप भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं वेस्ट बंगाल की, और ये प्रदेश में हमने देखा है कि प्री पोल पोस्ट पोल बहुत वायलेंस भी होता है। आपको एक हादसा भी था आपकी जिंदगी में, क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, जब मैं अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, वो 1.5 साल का मुझे काम करने का टाइम मिला था, 2016 and 17 a few months। तो उस वक्त एक्चुअली जो हुआ था वो बहुत दर्दनाक घटना है। हमारी एक लेडी वर्कर के ऊपर बहुत बड़ा निर्यातन हुआ था, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, और उस वक्त मैं उनको बचाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाने के लिए गई थी। तो तब मुझे भी पकड़ के 18-20 लोग और पुलिस पकड़ के, मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, तो लंबे बाल को पकड़ के ज़मीन पे गाड़ के, औरतें जो होती है ना वो क्लच क्लिप लगाते, लंबे बाल वाले जो, तो वो क्लच क्लिप से ही मेरे सर पे बहुत मारे थे वो लोगों ने, 18-20 लोग, औरत भी। क्यों ऐसा? लेडी पुलिस भी, और उन लोगों ने जकड़ के रखा था और जकड़ के रख के ज़मीन पे गाड़ के बहुत मारा था। मतलब सारे सर पर ब्रेन हेमरेज, और आंखों का एक छोटा सा जगह पेरिफेरी जो है, मेरा विजन खराब हो गया। ये तो देखिए, मैं अभी भी जिंदा हूँ। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मार खाए हैं, मैं शायद पॉलिटिकल लीडरशिप में पश्चिम बंगाल में किसी ने इस तरह से मेरे जैसे मार नहीं खाए हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। हमारे कितने कार्यकर्ता आज नहीं रहे, है ना, वो तो रहे ही नहीं, तो मैं फिर भी तो जिंदा हूँ। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है हमारे पश्चिम बंगाल में। 2016 के हावड़ा नॉर्थ सीट में असेंबली इलेक्शंस में क्या हुआ था एक्चुअली? बहुत बड़े घटना घटे थे, और बहुत ज़्यादा वो लोग, देखिए पॉलिटिक्स का 2 चीज़ होता है, जो आपका सवाल कहते कहते रह गया। पॉलिटिक्स का 2 चीज़ होता है, एक होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, और उसके साथ साथ आपका गवर्नेंस। तो पश्चिम बंगाल में गवर्नेंस कभी रहा नहीं, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे ही लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है, और वहाँ पे थोड़ा माहौल है ऐसे। 2016 में जब आप आए राज्यसभा में, क्या इसका अनुभव बिल्कुल अलग था? क्योंकि अब तक तो आप ज़मीनी स्तर पे ग्रास रूट पॉलिटिक्स की प्रयास कर रही थी, और अब आप आए हैं राज्यसभा में, और आपके मुद्दे जो उठाने पड़ते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, मोर टू डू विद लेजिस्लेशंस, बिल्स। तो इसका अभ्यास कैसे होता है? देखिए, काम आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है। पहली बात तो मुश्किल ये है कि एक राज्य से जब आते हैं तो वो राज्य का ध्यान ही रह जाता है। आपको कितना भी अब नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नॉमिनी बन जाते हो, फिर भी आपके मन में वही राज्य का ध्यान, क्योंकि मैं राजनीति में आई क्यों? क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल आई तो वेस्ट बंगाल की जनता के जीने का तरीका का सुधारना था मुझे। जो मैंने देखा था घटनाएं पश्चिम बंगाल में, जब मुझे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी लेड बाय मोदी जी, आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वही
कर सकेंगे पश्चिम बंगाल का सुधार। तो यही सोचकर मैं पढ़ाई की, 1.5 साल मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने सारे पुराने काम छोड़ा। मतलब उतना काम छोड़ना एक अजीबोगरीब बात है किसी भी हम जैसे लोगों के लिए। मतलब करोड़ों का नुकसान आपने कर रहे हो। प्रोफेशन छोड़ के करना, क्योंकि दोनों ही एक ही किस्म का चीज है। आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। ये कोई ऑफिस नहीं है कि आप बैठ के कुछ कागज लिख लो, किसी को दे दो, ये आपको डिलीवर कर देगा। आपका वक्त बहुत कीमती है, वक्त बहुत जरूरी है। तो यही इसलिए मैंने तय किया था। रूपा जी, हमारे जो महिला रहे हैं और उनको आपसे प्रेरणा मिलती है, आप उनको बंगाली में क्या संदेश देना चाहेंगे? সাহস মনের ভেতর থেকে আসে, হৃদয় থেকে সাহস মনের ভেতর থেকে আসে। নিজের হৃদয় থেকে সাহস জোগাড় করতে হয়। বুদ্ধি এবং হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং হৃদয় দুটোকে সমানভাবে ব্যবহার করতে জানতে হয়। বেশি বুদ্ধি প্রয়োগ করলে হৃদয়টা শুকিয়ে যায়। देखिए, 2-3 बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है जो मुझे हमेशा लगता है कि पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। अपने क्या गुण हैं वो जानना ज़रूरी है। अपने क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। हालांकि दुनिया में लोग बोलते हैं कि महत्वाकांक्षा अच्छा होता है, महत्वाकांक्षा प्रोबेबली एस्पिरेशन अच्छा होता है, एम्बिशन अच्छा होता है। लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मैं जिस तरह से बड़ी हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, मुझे हमेशा लगा कि आप बस अपना कर्म करते जाओ, काम करते जाएं, कोई भी क्षेत्र में। जिंदगी में 2-3 चीज पहलू आप चुन लो कि आपका पसंद के चीजें हैं। इसमें से आपको तय करना पड़ता है कौन सा आप हॉबी में डालोगे, कौन सा प्रोफेशन में डालोगे। रूपा जी, जाते जाते एक सवाल कि जब आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, जब आप कोई किरदार नहीं निभा रहे हैं, तो रूपा जी क्या कर रही है? उनके हॉबीज क्या है, उनका पैशन क्या है, और वो क्या करना चाहती है आते हुए दिन में? देखिए, मैं बचपन से ना बड़े सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हुआ करती थी बचपन से। मतलब 2 पैसा कमाती थी तो उसमें 1.5 पैसा खर्चा कर देती, किसी को जरूरत है तो उनके लिए। तो मैं तो फाइनली माँ काली भक्त हूँ, कहीं आश्रम बना के चली जाऊंगी। अच्छा। हाँ, मेरी जिंदगी कुछ और ही है। मैं बस कहीं ना कहीं सेवा कार्य में घुस जाऊंगी, कहीं ना कहीं मैं आश्रम बना लूंगी, कहीं ना कहीं मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये सब बस और कुछ ही साल की बात है। और वेस्ट बंगाल की महिला ताकि वो सुरक्षित हो, उसके लिए आपने क्या ठान लिया? मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान अगर जिंदगी में एक और इंसान की जिम्मेदारी ले ले, या जिनमें क्षमता है वो और 2 या 4 परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी ले ले, तो और एक बहुत जरूरी है कि जो माएँ हैं, मदर्स हैं, और जो समझो 40 एज के जो पेरेंट है, उनके साथ जुड़ाव करने से जरूरी है, परिवार संभालते हैं। क्योंकि वो अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनके जो भावनाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो सोच है, संस्कार है, वो जरा फायदा करेगा। तो बच्चों को सिखाना एक पार्ट है, और उसके साथ जो एल्डरली एजुकेशन जो है और फैमिली वैल्यूज, हाँ, वो जरा थोड़ा सा उसका एक अलग कुछ तरीके बनने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो गहराई से आपने संदेश दिया, हम उम्मीद करते हैं उसी प्यार से वेस्ट बंगाल की महिला आपको स्वीकार करेगी हमेशा। धन्यवाद। महिला सांसद रूपा गांगुली की कहानी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार। तो
भाई हमने सुना अभिनेत्री ना जी। और हमारे साथी क्या कह रहे हैं? हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, सबसे पहले तो नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि इस आज के जो नेत्री का ये धारावाहिक का एपिसोड है, इसकी भी सबने बड़ी तारीफ लिखकर भेज रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रेरणाप्रद बातें हैं। सभी का आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ जो हमें कमेंट्स मिला है वो है कि भाई दिवाली की शुभकामनाओं के साथ बधाइयाँ दी गई हैं और दिवाली पर सावधानियाँ ज़रूरी हैं, खास करके बच्चों पर निगरानी रखना। बच्चे जो पटाखे जला रहे हैं उस पर निगाह रखना। कई बार बच्चे बम जलाते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि चिंगारी ठीक से नहीं लगी और वो उसे हाथ में उठा लेते हैं और अचानक बम फट जाता है। कई बार अनारदाने में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और पटाखों को भी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। मुझे बचपन की घटना याद आ रही कि मैंने अध जले पटाखों से मसाला निकाल कर इकट्ठा किया और उसमें माचिस से आग लगा दी। अचानक ही आंखों के सामने तेज प्रकाश से आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने तुरंत पानी से आंखों को धोया और मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र 6 या 7 वर्ष की रही होगी। सौभाग्य से मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ और मैंने जो गलती की थी, आशा है कि मेरी इस बात को सुनकर बच्चे भी सचेत हो जाएंगे और वो ऐसा नहीं करेंगे। भाई बच्चे भी क्यों, बड़े भी सचेत रहें और बड़े भी इस बात का ख्याल रखें कि बाकी जिन चीज़ों का ख्याल रखें वो हम बाद में बताएंगे क्योंकि दिवाली का इंतजार सबको रहता है। आपने लिखा है हमारे एक साथी ने, मिठाई मस्ती के बीच हम भूल जाते हैं, पर्व खुशियों का त्यौहार है। प्रदूषण से हवा खराब होती है, हमारा शरीर भी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सभी बड़ी शहर में सुनने को देखने को मिलता है। वैसे इन्होंने लिखा है हमारे घर में पटाखे जलाना किसी को पसंद नहीं आता। लगभग 15 साल हो गए हमने पटाखे नहीं लिए हैं। दीपावली पर पटाखों के कारण कई घटनाएं होती हैं, कई लोग आग का शिकार होते हैं। दीपावली दीपों का त्यौहार है, न कि पटाखों का। वैसे दीपावली जो है वो गीतों का भी त्यौहार है, तो हम अब गीत सुन लेते हैं ना। बिल्कुल, हम गीत की वर्षा करते हैं जी। कोई उनसे जाके पूछे हम क्यों ना उन्हें चाहे। हाय उनकी वो निगाहें दिल देखे जिनकी राहें। कोई उनसे जाके पूछे हम क्यों ना उन्हें चाहे। हाय उनकी वो निगाहें जिसमें प्यार नहीं। हाय उनकी वो निगाहें दिल देखे जिनकी राहें। कोई उनसे जाके पूछे हम क्यों ना उन्हें चाहे। हाय उनकी वो निगाहें उठ जाती है ये पलकें। जैसे लहरा लहरा के रुक जाती है ये जुल्फें। यूं समझो हमको भी यूं ही करार नहीं। हाय उनकी वो निगाहें दिल देखे जिनकी राहें। कोई उनसे जाके पूछे हम क्यों ना उन्हें चाहे। हाय उनकी वो निगाहें
सही, हाय उनकी वो निगाहें, दिल पे थे जिनकी राहें, कोई उनसे जाके पूछे हम क्यों ना उन्हें चाहे, हाय उनकी वो निगाहें, तो हम लोग नहीं, ये जो गीत सुना तो सभी खुश हो गए मुझे लगता है। बिल्कुल खुश हो गए होंगे और ऐसे ही खुश रहें हम चाहते हैं, क्योंकि आप सब लिखते हैं कि हर खुशी स्वागत है, हर एक खुशी का, हर एक सुविचार का, नए संकल्प का, नई इच्छा का। हर दीपावली को हम जब दिया जलाकर हमारे घर को रोशन करते हैं, नई ऊर्जा का, नई उमंग का, नए सकारात्मक विचार का स्वागत करते हैं। तो एक दिया हमारे अंदर भी जलाएं और अंदर के अंधकार को दूर करें और इस दिए से संयम, शांति, विनम्रता के उजाला बना रहे। क्या बात बहुत है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है, इनको शुक्रिया कहते हैं। और बस इसी के साथ हम जो पर्व मनाने जा रहे हैं, आज मनाएंगे, कल मनाएंगे, और दिवाली के कई दिनों तक लोग करते हैं तो पटाखे छुड़ाते हैं, तो भाई बहुत सावधानी रखें। और सबसे पहले तो यही कि आप सूती कपड़े पहने और सिंथेटिक बिल्कुल मत पहने, और साथ में जो आपके छोटे से बच्चे होते हैं, नन्हे शिशु होते हैं, उनको उस जगह बिल्कुल लेके मत जाएं। जी हाँ, या घर में कहीं दूर हैं भी तो वो बच्चे जो है घबरा जाते हैं बहुत तेज आवाज से, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा अभी जन्म लिया है जिसने, तो उसका भी ख्याल रखें और बहुत तेज आवाज वाले पटाखे न जलाएं। ऐसे ही कोई बुजुर्ग आपके घर के आसपास है या कोई बीमार है तो इस बार थोड़ा टाल जाइए। बिल्कुल, है ना। और जो रेणु जी छोटे बच्चे होते हैं उनके कान में आप रुई लगा सकते हैं कि आवाज ना जाए। इसी के साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो भी थोड़ा सा अंदर ही रहें, क्योंकि उससे भी जो घबरा जाते हैं और वो खुद भी, उनके भी मन पर उसका असर पड़ जाता है। बिल्कुल। तो जो पटाखे हैं भाई उनको सावधानी से छुड़ाएं। बच्चे अगर जलाने जा रहे हैं तो बड़े हमेशा साथ में रहें। जहां आपने पटाखे रखे हैं वहां पर एक भरी हुई बाल्टी पानी जरूर रखें कि कोई भी इस तरीके की आपात स्थिति आए तो आप तुरंत पानी आंखों में डाल सकें या जले हुए स्थान पर डाल सकें, आग बुझा सकें। तो कुछ इन चीजों का ख्याल रखें। ज्वलनशील पदार्थ न रखें आसपास, और इसके साथ सबसे जरूरी है कि सैनिटाइजर, वो आप हाथ जो है, हाथ बार बार सैनिटाइजर के उस दिन मत ही धोएं, और आप नॉर्मल साबुन से हाथ धो करके पटाखे छुड़ाएं, क्योंकि सैनिटाइजर जल्दी से आग पकड़ता है, ज्वलनशील है और ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, ज्यादा बड़ी घटना भी घट सकती है, बल्कि यूं कहें दुर्घटना हो सकती है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। इसके साथ साथ जैसे दिए हम जलाते हैं, पहले तो हम यही कहेंगे कि दिए जलाएं, लेकिन इसके लिए भी थोड़ी सावधानी रखें कि आसपास कहीं कोई तेज हवा है, पर्दे तो नहीं है आपके घर के, या आपने वहां कहीं पटाखे तो नहीं रखे हैं जहां आपने पहले सजावट के लिए या पूजा के लिए आपने दिए जलाए और वहीं कोई आपने कोई ऐसी ज्वलनशील चीज रख दी। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें, है ना। बिल्कुल, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और साथ में जो बात करी है कि मतलब दवाएं जो होती हैं, जो आग लगने पर जो लगाई जाती हैं, क्रीम वगैरह जो लगाते हैं, वो बाजार से खरीद के आप पहले से पहले अपने पास जरूर रखें, बल्कि वो घर में होनी ही चाहिए। जी हाँ, मतलब यानी कि जो चीजें जो जलने पर लगाई जाती हैं वो ट्यूब वो जरूर रखें, आप मलहम रखें, ताकि कोई भी आपातकाल हो तो आप तुरंत उसमें समय न नष्ट हो, क्योंकि जब जलते हैं तो तुरंत अगर उसका उपचार कर लिया जाए तो उसकी जो मात्रा है उसकी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा फैल नहीं पाता। जी बिल्कुल। और साथ में खुली जगह पर पटाखे छुड़ाएं, और किसी के वाहन जो खड़े होते हैं, कार हो चाहे स्कूटर हो, उनके आसपास बिल्कुल भी नहीं चलाएं पटाखे। और अपना आंखों पर हो सके तो, जैसे बड़े लोग हैं तो चश्मे पहनते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बचे रहते हैं, तो इस तरह का ध्यान रखना है पटाखों को जलाते समय। और वही है बात, जब पटाखे आप हाथ से, जो बच्चे हाथ से छोड़ने लगते हैं पटाखे, वो बिल्कुल मत करवाएं। बिल्कुल, आप थोड़ा सा कागज लगा के कराएं पटाखे। और बल्कि कोशिश करें कि कोई बड़ा जो समझदार है वो ही जलाए, जो कि दौड़ के भाग के वापस आ सके और किसी बड़ी स्टिक में, कोई छड़ी या मतलब कोई डंडी में लेकर पटाखे जलाएं। और इसके लिए अगरबत्ती बहुत अच्छी रहती है, हवा में बुझती भी नहीं है। और अगर कहीं आपको ये संभावना है कि पटाखा जला कि नहीं जला तो उसको छोड़ दें, बल्कि उसको निर्जीव करके छोड़ें, और ये ना सोचें कि इसका भी पैसा वसूल कर लें और किसी भी तरह से इसको जला ही लें। हाँ, वो बहुत गलती होती है। और अगर पटाखा जल के बुझ भी गया है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जाने दीजिए, उसको निर्जीव कर दें, चाहे उसको पत्थर से दबाकर, चाहे जैसे भी आप, हाँ, मिट्टी में उसको दबा दें, रेत में दबा दें उसको, यानी कि वो फिर से न फट सके, कुछ ऐसी व्यवस्था करें। इन सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें हम। और साथ में रेणु जी एक और खास बात है कि जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, तो भाई उनको जहाँ कहीं बैठे तो उनके आसपास बिल्कुल मत करें या किसी को परेशान मत करें। यानी कि खास तौर से जैसे हम रात में ही पटाखे जलाते हैं तो वृक्षों के नीचे न जलाएं, क्योंकि वहाँ पंछी सो रहे होते हैं, या कहीं कोई पशु है वो आराम कर रहा है तो बच्चे बदमाशी में वहीं जाते हैं। तो कृपया इन सारी
चीज़ों का ख्याल रखें, वो भी जीव हैं। इसके लिए एक बात और है, जैसे पटाखे जलाने के बाद हम भूल जाते हैं कि अब हमें फिर से हाथ धोना है, तो बीच बीच में तो धोएं ही, पूरे सब जब आप पूरा काम कर लें तब उसके बाद एक बार ज़रूर आप अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसी हाथ से कुछ खा लेंगे तो वो ज्वलनशील पदार्थ या जो उसमें जो चीज़ें हैं, रसायन है, वो आपके अंदर चला जाएगा। बिल्कुल। और एक जो केमिकल युक्त पटाखे होते हैं वो खासकर मत खरीदें, बिल्कुल मत जलाएं, जो वो बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि हवा में घुलती है, प्रदूषण फैलता ही है पटाखों के धुएं से, तो सांस में जाता है, तो आजकल जो समस्या है तो वो और खड़ी हो जाती है। तो इसलिए, और मास्क लगा लें तो बहुत ही अच्छी बात है, मास्क लगाना ही चाहिए, बल्कि अच्छी बात क्या है, मास्क लगाकर ही पटाखे छुड़ाएं। और इस समय तो हमारे पास बिल्कुल सहज उपलब्ध है। जी बिल्कुल, जैसे हमारे पास चश्मा है वैसे ही हमारे पास मास्क है, तो बस इस तरह से रखें। लेकिन फिर हम गुजारिश करेंगे, जो हमने शुरू में कहा था कि मिट्टी के दिए जलाएं, और मिट्टी के दिए हमारे साथी ने जैसे लिखकर भेजा कि बहुत अच्छा, कि उससे संयम, शांति, विनम्रता का उजाला बना रहे। इसके साथ साथ एक बात और है, मिट्टी जैसे कि हमारी सब जानते हैं कि हमारी जो शरीर है वो भी मिट्टी की है, हम कहते हैं बराबर। मृणमयी जो देह है उसमें दिया जो है वो हमारे शरीर का प्रतीक है, और जैसे हमारे शरीर में प्राण होता है वैसे ही ज्योति जो है इसका प्राण है। तो दिया जलाएं, ये हमारा प्रतीक है। उसके साथ साथ स्वयं में इस दिए की ज्योत को महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है, उसको महसूस करें। और जैसा कि हम सब बार बार कहते हैं कि अंधकार से हम प्रकाश की ओर बढ़ें, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ें। तो ये दीपावली पर जब हम दिए जलाते हैं, और ख़ास तौर से जब सामूहिक रूप से जलाते हैं, तो एक तरह से संगठित होकर ये संकल्प लेते हैं और प्रकाश की ओर, या यूं कहें कि ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे ही अंधकार का जो है, अज्ञानता का ये अंधकार है, ये सब समाप्त हो जाए और सब जगह, और दिए ऐसे जलाएं कि आपके अंदर के जो विकार हैं उनको उसकी रोशनी में हमेशा के लिए जला दें, और सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहें। और हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल।
मन मोरा ना दे मन मुरा नाचे। और जब मन तभी नाचता है जब हमारे आसपास हमारे घर में कोई ना कोई आ जाता है। बिल्कुल। और हम उसका स्वागत करने के लिए एकदम व्याकुल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मन से अगर करें तभी ना मंजरी। बिल्कुल, मन से करना बहुत जरूरी होता है। अंदर आपके भावनाएं हो ऐसी प्रेम भरी हो और सद्भाव भरी हो, तभी सामने वाले को भी पता चल जाता है। अगर आप बेमन से करेंगे तो पता चल जाएगा, और अगर मन से करेंगे तो भी पता चल जाएगा। और देखिए ना, स्वागत पर एक हमारे श्रोता ने लिख कर भेजा है कमेंट्स कि हम जब किसी का स्वागत करते हैं तो एक अलग सा भाव, एक जोश मन में आ जाता है। हम आने वाले की पसंद नापसंद का भी पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी पसंद का खाने का भी हम ध्यान रखते हैं। स्वागत में हम बड़ी फूलों की रंगोली बनाएं तो क्या बात है, पर वो फूल के कोमल, सुगंधित और निर्मल गुणों को हृदय में अवश्य रखें। बिल्कुल कहा उन्होंने, सही बात कही है। तो मौका है, अगर आप इस समय आ रहे हैं तो आप तो रंगोली सजाएंगे ही सजाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। रंगोली तो हम वैसे भी सजा ही रहे हैं, चाहे कोई आए या नहीं आए, क्योंकि त्योहार आ चुका है हमारे दरवाजे पर, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। वैसे जिसका तुमने कमेंट अभी पढ़ा मंजरी ना, उन्होंने सबसे पहले लिखा है सहृदय स्वागत है सभी सखा सखियों का। तो भाई इन्होंने सबसे पहले स्वागत करके बता दिया कि स्वागत सबसे पहले कर देना चाहिए। बिल्कुल। और स्वागत हमेशा मुस्कुरा के किया जाए, नमस्कार करके किया जाए, और थोड़ा सा अदब से झुक कर किया जाए, तो सामने वाले के हृदय में वो वापस उतर जाता है कि इसने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि हम जैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के प्रति, वही वो हम वैसा हमें लौटकर मिलता है, व्यवहार मिलता है। और एक बात और है कि मंजरी, जैसा कि ठीक है, हम अगर ये तो लोग कहेंगे कि हम बड़े स्वार्थी हैं, हम जैसा चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को बुलाया है या कोई वैसे भी आ गया है, आजकल की अगर दुनिया की हम अक्सर बात करते हैं कि समय नहीं है लोगों के पास, लेकिन अगर समय निकाल कर कोई आया है तो वो सबसे कीमती चीज है जो समय निकाल कर आया है आपके पास, तो इतना तो उसका भी हक बनता है कि उसका स्वागत किया जाए अच्छी तरह से, है ना। और जब आप मन से करेंगे तो आपको भी जो समय, जितनी देर आप वहां पर व्यतीत करेंगे साथ में, वो भी बहुत अच्छा होगा, स्वर्णिम समय होगा, है ना, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप जब भी बात करते हैं तो उसकी मतलब यादें तो जुड़ी जाती हैं, और मतलब वो होता है कि जो आप समय गुजारेंगे उस समय वो बहुत आनंददायक होगा। नहीं तो अगर आप सामने बैठे और हम सोचते रहे कि लो ये कहाँ से आ गए, तो न तो आपको मजा आएगा, सामने वाले को तो परेशानी होगी ही, लेकिन आप खुद अपने लिए भी सोचिए कि क्या वो समय आपको बोझिल नहीं लगेगा या बहुत बाद तक के लिए आपको परेशान नहीं करेगा। तो बहुत स्वागत गर्म जोशी के साथ करें तो देखिए आपको कितना मजा आएगा, है ना। बहुत बहुत मजा आता है, और ऐसा ही करना बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ साथ। आप कुछ स्वागत में कुछ तोहफा आदि या छोटा सा कोई, जैसे कि गुलाब का फूल, कोई भी फूल देकर या कुछ हाथ में देकर आप उसका स्वागत कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। आप जैसे कोई आया तो आप गाने की लाइन ही गा सकते हैं कि भाई तुम आए तो आया मुझे याद, क्या बात, गली में आज चांद निकला, तो इस तरह से भी आप स्वागत कर सकते हैं। तो ये तो जब करेंगे तो बस देखिए वो कितना खिल उठेगा। और रेणु जी, जब कभी बात आती है कि किसी के घर में शुभ विवाह होता है, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे जिनका विवाह होता है वो तैयार करते हैं गीत उसके लिए। तो जब वो घर में घुसते हैं मेहमान, तो बाकायदा ढोलक पे बजा के 4-5 लोग गाते हैं यही गीत जो अभी हमने गाया बताया, वो गीत गाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। तो हर मेहमान के लिए वो ढोलक बजती है आते समय, जब भी ट्रेन आ रही है तो वो उसका एक अलग मजा आता है। तो यानी स्वागत करने के तरीके बहुत सारे हैं और सबको पता भी रहते हैं। लेकिन और जब हम इतना व्यवस्था करते हैं, जैसे विवाह की बात हो या कोई भी समारोह हो या किसी भी समय आपने किसी को बुलाया है, तो बाकी खान पान इन सारी चीजों में तो हम अपना समय लगाते हैं, पूरा अपना श्रम लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, प्रयास करते हैं कि उसको खुश कर भेजें। तो वहीं स्वागत भी अगर हम उतने ही प्यार से और ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी, गर्मजोशी से करें और साथ में तुरंत ही आप उसके लिए बढ़िया पानी और मीठा कुछ आप निकाल कर दें, तो और भी मजा आ जाता है। फिर जो आपके हाथ का बना हुआ अगर कोई भी एक पकवान अगर उसको मिल जाता है तो भाई वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसमें अपनापन लगता है। और इसके साथ साथ हमारे एक साथी ने बड़ा मजेदार बात एक लिखी है कि बचपन में पटाखे जलाते हुए हमने भी काफी ऊधम और शरारतें की हैं, लेकिन आज कार्यक्रम में जब आप लोगों ने लिखा कि हम लोगों ने लिखा पशु पक्षी को तंग ना करें, तो इन्होंने लिखा कि आज वो सारी बातें याद आ गई, लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। और अब तो हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल समाप्त हो रहा है, तो लेते हैं इस कार्यक्रम से विदा। सभी को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।